तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी उस डकैती के बारे में बता रहा होता है जिसका पर्दाफाश अब तक नहीं हो पाया। तो वो बताता है कि उसने जिस दिन बैंक में चोरी करनी थी उस दिन वहां पर कई देश के नागरिक मौजूद थे। इसके बाद वहां पर एक सफेद यूनिफॉर्म में एक आदमी आता है, तभी उसके पीछे ऐसी ही यूनिफॉर्म वाले कई लोग घुस जाते हैं और फिर पहला आदमी अपना चेहरा ढक लेता है। अब वो बैंक का दरवाजा बंद करते हैं और हथियार निकाल लेते हैं, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। फिर चोर वहां पर स्मोक बॉम्ब छोड़ देते हैं और तभी बाहर से पुलिस वाले की नजर बैंक से निकल रहे धुएं पर पड़ती है। वो तुरंत पुलिस को खबर दे देता है। तभी चोर उसे बंदूक दिखा के धमकी देता है कि उसने कई लोगों को बंदी बनाया हुआ है, अगर पुलिस ने कुछ भी करने की कोशिश करी तो वो कैदियों को मौत दे देगा। इसके बाद पुलिस वाला जल्दी से पुलिस फोर्स बुलवाता है और बाहर के लोगों को बैंक से दूर करता है। फिर हम डिटेक्टिव फ्रेजर को देखते हैं। जैसे ही उसे डकैती की खबर मिलती है तो वो अपनी टीम के साथ बैंक के बाहर पहुंच गया। कुछ ही पलों में पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया था और तो और वहां देश भर के टीवी चैनल भी इकट्ठे हो जाते हैं। उधर बैंक के मालिक को भी खबर मिली कि उसके बैंक में चोर घुस आए हैं और लोगों को बंदी बना लिया गया है। इधर डिटेक्टिव फ्रेजियर और डिटेक्टिव मिलर ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। उधर चोर सभी होस्टेजेस को एक जगह में इकट्ठा कर लेते हैं और उनके मोबाइल लेकर एक लिफाफे में डाल देते हैं। लेकिन बैंक में काम करने वाला पीटर उनसे कहता है कि मेरा फोन तो घर पे ही रह गया। तब एक चोर किसी और के फोन से पीटर के फोन पे रिंग करता है और उसका फोन ऑफिस में ही मिल जाता है। अब बेचारे पीटर की हवा तो टाइट होनी शुरू हो गई थी। वो चोरों से माफी मांगता है लेकिन गैंग लीडर गुस्से में था। वो उसे घसीटते हुए ऑफिस में ले जाता है और उसे तब तक पीटता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता और बाहर आके सबको धमकाता है कि जिसने भी चालाकी करने की कोशिश करी उसका यही हाल होगा। अब सभी होस्टेजेस के कपड़े उतरवाता है, उन्हें बिल्कुल अपने साथियों जैसे कपड़े पहना देता है। उधर देश भर में डकैती की खबर आग की तरह फैल रखी थी। तभी बैंक में मौजूद एक बूढ़े व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है, इसलिए चोरों को मजबूरन उसे बैंक से बाहर भेजना पड़ता है। उसके बाहर आते ही पुलिस उससे काफी पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें सिर्फ यही पता लग पाता है कि बैंक के अंदर यूनिफॉर्म पहने हुए 4 चोर है और उनके पास हथियार भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैंक का मालिक आके मैडेलिन नाम की लड़की को फोन करके बुलाता है। जैसे वो आर्थर से मिलती है वो कहती है कि वो जानती है बैंक में एक तिजोरी है और वो जानना चाहती थी कि आखिर उस तिजोरी में है क्या। लेकिन आर्थर कहता है कि उस तिजोरी में बेहद कीमती चीज है और वो नहीं चाहता कि किसी को भी इसके बारे में पता चले। उधर दोनों डिटेक्टिव्स को खबर मिली कि जिस गाड़ी में चोर आए थे वो गाड़ियां चोरी की थी। फिर पुलिस बैंक के सीसीटीवी कैमरे से देखने की कोशिश करती है लेकिन चोरों ने अब तक उन्हें तोड़ दिया था। फिर अचानक चोर एक होस्टेज के गले में बैग डाल के बाहर भेजते हैं। फिर जब पुलिस बैग को खोल कर देखती है तो उसमें कुछ चोर की मांगे लिखी हुई थी कि उन्हें रात 9 बजे तक 2 गाड़ियां और एक पायलट के साथ एक हवाई जहाज चाहिए, नहीं तो वो हर घंटे एक आदमी को मार देंगे। उसी वक्त आर्थर वहां आता है और बैंक के हालात जानता है, लेकिन डिटेक्टिव्स कहते हैं कि वो खुद उसे हर पल की खबर देते रहेंगे। इसके बाद चोर पुलिस से अंदर बंद लोगों के लिए खाना मांगते हैं। तभी डिटेक्टिव के दिमाग में आइडिया आता है, वो खाने के डिब्बों में माइक लगवा देता है ताकि वो चोरों की बातें सुन सके। फिर डिटेक्टिव फ्रेजर खुद डिब्बे लेकर बैंक तक पहुंचता है और चोर के बॉस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई बात नहीं करता। अब वो वापसी आके माइक से उनकी बातें सुननी शुरू करता है, लेकिन वो किसी अजीब सी भाषा में बात कर रहे थे। फिर वो एक औरत को बुलाते हैं जो इस भाषा को जानती है, लेकिन वो औरत उनको बताती है कि ये सिर्फ एक अल्बानिया के राष्ट्रपति का भाषण है और कुछ नहीं। असल में चोर काफी शातिर थे और वो पहले से जानते थे कि फ्रेजर चालाकी जरूर करेगा और वो उसका टाइम बर्बाद करने के लिए प्लान बनाते हैं। उधर बैंक में रसल और उसके साथी वही तिजोरी खोलते हैं जो बैंक के मालिक की थी और वो उसके खुफिया कागजात चुरा के कीमती हीरे वहीं छोड़ देते हैं। इधर शहर का मेयर मैडलिन के साथ फ्रेजर से मिलने आ पहुंचता है। उसने कहा कि मैडलिन इस केस में उसकी मदद कर सकती है, लेकिन फ्रेजर मना कर देता है और कहता है कि उसकी मांगे जल्द से जल्द पूरी कर दी जाए, लेकिन फ्रेजर कहता है कि उसको अभी टाइम लगेगा। उधर मैडलिन रसल को फोन करती है और कहती है कि वो पुलिस वाली तो नहीं है पर उसके पास एक बेहतरीन ऑफर है। रसल इस ऑफर को सुनने के लिए उसको बैंक में बुलाता है तो वो रसल से कहती है कि पुलिस तो उसे उम्र भर के लिए जेल में डाल देगी, लेकिन अगर वो मैडलिन का साथ देगा तो वो उससे बिना किसी इल्जाम के बरी करवा देगी। साथ ही साथ उसे इस काम के लिए $20 लाख भी मिलेंगे। रसल कहता है कि मैडम कहानी सुनानी बंद करो और ये बताओ कि काम है किसका, लेकिन मैडलिन नाम बताने से मना कर देती है। तब रसल उससे कहानी सुनाता है कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएसए का एक आदमी स्विट्जरलैंड के बैंक में काम करता था। उसने नाजियों के बीच अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया और देखते ही देखते वो काफी अमीर हो गया। उसी पैसे से उसने ये बैंक खोला और वही ये आदमी है जिसने मैडलिन को इसके पास भेजा है। अब मैडलिन भी समझ जाती है कि आज उसका पाला एक टक्कर के बंदे से पड़ा है, तो अब उसने सीधा सीधा डील की बात करी। उसे रसल को बचाने के बदले में वो खुफिया कागज चाहिए थे। फिर रसल ने
उसे एक कागज दिखाया, पर उसने मैडलिन को देने से साफ मना कर दिया। आखिरकार मैडलिन वहां से चली गई। उसके बाहर आते ही फ्रेजर उससे चोरों के बारे में पूछता है। मैडलिन कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रसल किसी को मारेगा नहीं, वो बस अपनी बात मनवाने के लिए डरा रहा है। अब फ्रेजर रसल को फोन करता है कि हवाई जहाज आ गया है, लेकिन उससे पहले वो खुद बैंक में जाकर कैदियों की जांच करना चाहता है। रसल मान जाता है। फ्रेजर अब अंदर जाके अलग अलग कमरों में मौजूद होस्टेजेस से बात करता है और उनकी सलामती देखकर वो बैंक से बाहर आने लगता है और बाहर आते आते कहता है कि कुछ भी हो जाए वो रसल को उम्र कैद की सजा तो दिलवा कर ही रहेगा। पर रसल भी पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि भाई मैं तेरी आंखों के सामने से निकल जाऊंगा और तू मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। ये सुन के फ्रेजर उस पर अचानक से हमला कर देता है, पर तभी दूसरा चोर उसके सर पर पीछे से बंदूक रख देता है और रसल कहता है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये सब के सब मारे जाएंगे। आखिरकार फ्रेजर पुलिस स्टैंड में वापस लौट आया और अब उसे भी यकीन हो चुका था कि रसल किसी को भी जान से तो नहीं मारेगा। उसी वक्त एक ऑफिसर वहां आके फ्रेजर को बताता है कि उसे इस केस में से निकाल दिया गया है और उसकी जगह एक नया डिटेक्टिव काम करेगा। असल में जो नया कैप्टन था वो बैंक पे हमला करके आम लोगों को चोरों से आजाद करवाने का प्लान बना रहा था और तो और उन्होंने भी बॉम्ब्स को भी ढूंढना था जो चोरों ने लगाया है। उधर फ्रेजर को अचानक से चोरों के भेजे बैग में एक डिवाइस मिलता है तो उसे समझ आता है कि अब तक चोर उनकी सभी बातें सुन रहे थे। वो तुरंत कैप्टन को फोन करता है और बैंक पे हमला करने से रोकता है क्योंकि चोरों को पहले से ही इसके बारे में जानकारी मिल चुकी थी। वहीं बैंक के अंदर चोरों की गैंग सच में पुलिस का सामना करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने सारे होस्टेजेस को इकट्ठा करके पहले माले पे भेज दिया था और नीचे के माले पर जबरदस्त धमाका कर दिया। फिर उन्होंने सभी होस्टेजेस को रिहा कर दिया और खुद भी भगदड़ में उनके साथ ही बाहर आ गए। तभी कैप्टन ने सभी पुलिस वालों को गोली चलाने से रोका क्योंकि अंदर से सभी आम आदमी बाहर आने लगे थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया और बैंक में घुस कर चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन चोरों का कोई नाम और निशान नहीं मिला। हैरानी की बात यह थी कि चोरों ने पैसों को हाथ तक नहीं लगाया था और तो और उनके हथियार भी नकली थे। अब वो समझ गए थे कि सारे चोर बाकी लोगों के साथ ही बाहर निकल गए, इसलिए वो एक एक इंसान से कड़ी पूछताछ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो असली चोर को नहीं पहचान पाते क्योंकि उनके चेहरे तो किसी ने देखे ही नहीं थे। आखिरकार सरकार के ऑफिसर्स वहां आते हैं और फ्रेजर को कोई सबूत ना मिलने की वजह से केस बंद करने के लिए कहते हैं। फ्रेजर वहां तो हाँ कर देता है पर वो इस केस को सुलझाए बिना मानने वाला नहीं था। उधर मैडलिन बैंक मालिक आर्थर से मिलती है और उसे बताती है कि रसल ने वो खुफिया फाइल चुरा कर अपने पास रख ली ताकि आर्थर उसके खिलाफ कोई कदम न उठा सके। असल में उस फाइल के अंदर आर्थर के खिलाफ सबूत थे कि कैसे उसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहूदियों के साथ बदसलूकी करके नाजियों से करोड़ों रुपए कमाए थे और शायद इसी कारण चोरों ने आर्थर से बदला लेने के लिए बैंक में डाका डाला। अब आर्थर अपनी सफाई में कहता है कि वो जवान था और सफलता का नशा उसके सर चढ़ गया था, जिस वजह से वो अच्छे और बुरे के बीच में फर्क भूल गया था। अब हम फिर से रसल को देखते हैं जो कि एक छोटे से कमरे में था। असल में जब उसने तिजोरी में से फाइल चुराई थी तब उसने आर्थर के बेशकीमती हीरे भी चुरा लिए थे और फिर वो बैंक के ही खुफिया कमरे में छुप गया। इस घटना के एक हफ्ते बाद उसके साथी उसे बैंक से लेने आए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्रेजर भी बैंक में घुस रहा था और तभी उसकी टक्कर रसल से होती है, पर वो उसे पहचान नहीं पाता और रसल खुशी खुशी फ्रेंच की गाड़ी में उधर फ्रेजर आर्थर की तिजोरी खुलवाता है तो वहां उसे हीरे वाली अंगूठी और एक कागज मिलता है जिसमें लिखा था कि अंगूठी का पीछा करो। अब वो सीधा आर्थर से मिलने पहुंचा और इस अंगूठी के बारे में पूछा, लेकिन आर्थर कोई ढंग का जवाब नहीं देता। लेकिन फिर जब वो मैडलिन से पूछता है तो पता चलता है कि असल में ये अंगूठी एक यहूदी परिवार की थी, लेकिन उनके एक दोस्त ने उनसे गद्दारी करके उन्हें नाजी के हवाले कर दिया और खुद इस अंगूठी का मालिक बन गया। ये सुन के फ्रेजर अपने घर आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि असली हीरा तो उसकी जेब में ही था। तब उसे एहसास होता है कि बैंक में जिस आदमी से वो टकराया था वो रसल ही था। असल में रसल ने अपनी बात पूरी कर दी थी, वो उसकी आंखों के सामने से निकल गया, लेकिन फिर भी वो उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन रसल तो फाइल के अलावा कुछ चुराने आया ही नहीं था। वो जानता था कि फ्रेजर को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए उसने उसकी जेब में हीरा रख दिया ताकि उसकी थोड़ी सी मदद हो जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ऐसी और मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।